हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सजी सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और हमारी यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 के पार्ट में हमारा क्या चल रहा है, टूल्स बता रही थी मैं आपको कि टूल्स उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 का पार्ट बी चल रहा है। यूनिट 6 पार्ट बी। ठीक है, इसमें जो आपके उपकरण होते हैं, उपकरण के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनका यूज़ हम कब करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, इसके अंतर्गत हम समस्या को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। समस्या कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक, जिसका हम क्या कर सकें, ऑब्जर्वेशन के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकें। ठीक है, उस समस्या को सत्यापित कर सकें। ठीक है, उसको सब जगह क्या कर सकें, जनरलाइजेशन कर सकें। प्रॉब्लम हमारे पास ऐसी हो सके, वैज्ञानिक तरीके से उसका हम विश्लेषण कर सकें। ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसको हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपना रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं कि किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कौन कौन से क्या हमको करना होगा, कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा को यानी सूचनाओं को बता चुके हैं। डाटा किसको कहते हैं, ये डाटा आपका सांख्यिकीय रूप में भी होते हैं और सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में भी होते हैं और सूचनाओं के रूप में भी होते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सैंपल जो लेते हैं, ये भी हमारा डाटा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सैंपल में हम लोगों का चुनाव करते हैं, कितने लोग हमको अपने सैंपल में लेना है। इसके बाद कौन सा हमको टूल्स यूज करना है, कौन सी हमको स्टैटिक्स लगानी है, कौन सी हमको स्केल लगानी है, तो इन सभी का यूज हम कहाँ करते हैं, डाटा कलेक्शन में करते हैं। ठीक है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम उसका डाटा का एनालिसिस करते हैं कि उसमें से जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो जानकारी हमने ली है, वास्तव में वो चीज़ें सही है कि नहीं है, तो उसको हम डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये बाद में आता है, लेकिन डाटा कलेक्शन में ही हम आपके टूल्स का यूज करते हैं। टूल्स के यूज़ में हमने आपको बताया था कि उपकरणों के कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो हम आपको बता चुके हैं कि उपकरणों में विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, वैधता होनी चाहिए, मानकीकरण। ठीक है, होनी तो बहुत सारी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन ये तीन विशेषताएं आपके सिलेबस में दी हुई है, इसलिए इन तीन को हम स्पेशली बता चुके हैं। ठीक है, इनको भी बता चुके हैं। इसके बाद आपके जो उपकरणों के प्रकार, ठीक है, टूल्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी हम आपको उपकरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टूल्स, टूल्स, ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं उपकरणों के। इसमें आपका कौन कौन सा था, आपको बता चुके, कोटि निर्धारण पैमाना है, इसको हम बता चुके हैं आपको, कोटि निर्धारण रेटिंग स्केल क्या होती है। इसके बाद प्रश्नावली, इसको भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इन्वेंट्री टेस्ट मतलब इंटरेस्ट टेस्ट, इसको हम कहते हैं रुचि परीक्षण। तो ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो हम ये करते हैं, ये कोटि निर्धारण पैमाना है, या आपका अभिक्षमता है, या इन्वेंट्री टेस्ट है, प्रश्नावली है, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, ये जितने भी आपके क्या होते हैं, आपके उपकरण होते हैं। ठीक है, उपकरण होते हैं। ये क्यों हम इनका यूज करते हैं, किसी भी, ये हमारे व्यक्तित्व मापन की वो होती हैं। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की प्रविधियाँ होती हैं, इनके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का मापन किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए हमको किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जब हमको किसी भी व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके व्यक्तित्व की हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वास्तविक रूप में कैसा है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, पर्सनालिटी वो किस तरीके का उसका व्यक्तित्व रखता है, तो इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी का मेजर करते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जैसे आपका प्रश्नावली हुआ, इसमें भी हम किसी व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस को देते हैं, जैसे हमने आपको प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं आपको। इसके बाद जैसे आपका हो गया इंटरेस्ट परीक्षण हो गया, रुचि में क्या होता है, किसी उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनल उसकी जानकारी चाहिए, तो हम उससे क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। और रुचि के बारे में पूछ लेंगे, आपको क्या खाना पसंद है, आप क्या चीज़ें पसंद करते हैं, तो हमको उसकी क्या होगा, उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को पता चल जाएगा कि वो किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या होता है, चीज़ों का
पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रश्नावली भी हम आपको बता चुके हैं। प्रश्नावली में क्या होता है कि मान लीजिए हमको किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के मन में जानकारी चाहिए कि वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। ठीक है, इस तरीके से हमको चाहिए। तो मतलब हम उसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप शीघ्र ही घबरा जाते हैं या नहीं घबराते हैं, तो इसमें क्या लगाएगा उसका, आप उसको जवाब देगा आपको कि मैं शीघ्र ही घबरा जाता हूँ क्या नहीं। ठीक है, कि आप लोगों का आसानी से चित्र बना सकते हैं, कि आप लोगों को कैसे लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है, आपको दूसरों से किसी से बातचीत करना पसंद है क्या नहीं, आपको सामाजिक कार्यों में सहयोग करना अच्छा लगता है कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रश्नावली में रखते हैं, जो उसके यदि हमें किसी व्यक्ति के मापन की चाहिए होती है। ठीक है, किसी की व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब कि इनको हम कहते हैं व्यक्तित्व मापन विधियाँ। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ठीक है, मतलब कि ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी सब्जेक्टिव, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तीसरी होती है प्रोजेक्टिव। 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में जो आपकी आ जाएंगी, सब्जेक्टिव में आपका हमने ये बता भी चुके हैं आपको। ठीक है, सब्जेक्ट में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, इनकी अभी हम बात करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपकी साक्षात्कार आ जाएगी, इंटरव्यू, जो आपके सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो सिलेबस में है केवल उनका पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका केवल साक्षात्कार भी हो जाएगा। समाज नीति भी आ जाता है, लेकिन समाज नीति इसके अंतर्गत है नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी आ जाएगी आपको जो पढ़ना है, रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल पढ़ना है आपको, जो पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, इसके बाद उसमें कोई सी भी नहीं है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रोजेक्टिव, जो आपकी प्रक्षेपण विधियाँ हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत जो आपको कौन कौन सी पढ़नी है उसकी बात करते हैं। जो प्रक्षेपण विधियाँ हो जाती हैं, इसमें तो आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो आपका कथा प्रसंग परीक्षण हो गया। ठीक है, ठीक है, कथा प्रसंग परीक्षण हो गया, इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव में आ जाती हैं। ये सब्जेक्टिव में नहीं, सॉरी, ये प्रोजेक्टिव में आ जाती है। ठीक है, रोजांग का इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट, बाल संप्रत्याय परीक्षण, ठीक है, वाक्य पूर्ति अथवा कहानी परीक्षण। ठीक है, अथवा कहानी परीक्षण, इस तरीके से हैं। इनके अंतर्गत और भी हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है केवल हमने उतनी बताई। इसमें आपको सब्जेक्टिव में साक्षात्कार पढ़ना है, इसमें ऑब्जेक्टिव में रेटिंग स्केल पढ़नी है। ठीक है, और प्रोजेक्टिव में आपको ये सारी पढ़नी है। ठीक है, इसी को आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं CAT। ठीक है, TAT, सॉरी CAT नहीं, TAT टेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंक ब्लॉक टेस्ट है, ये तो ठीक है, ये आपका जो बाल संप्रत्याय परीक्षण, इसको कहते हैं CAT। ठीक है, CAT टेस्ट। तो इस तरीके से आपने नाम इनके सुने होंगे। तो इनकी अभी जो आपकी प्रक्षेपीय विधियाँ हैं, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो आपके सिलेबस में क्या है, उपकरणों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ टूल्स। ठीक है, उपकरणों के प्रकार हैं इसमें जो आपको दिए हुए हैं। इसमें हम आपको रेटिंग स्केल भी पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चनायर भी पढ़ा चुके हैं, और आपका इन्वेंट्री टेस्ट भी पढ़ा चुके हैं। 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं, 3 इसमें आपके बचे हुए हैं, उनकी हम अभी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला है आपका अभिवृत्ति परीक्षण। ठीक है, अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अभिवृत्ति परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना।
इसको कहते हैं एटीट्यूड स्केल। एटीट्यूड स्केल आप सभी को पता होगा अभिवृत्ति क्या होती है, ठीक है। आप सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा अभिवृत्ति क्या होती है, ठीक है। अभिवृत्ति, इसी को हम कहते हैं मनोवृत्ति, मनोवृत्ति, ठीक है, या कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, पहले मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूँ, इसके बाद थोड़ा सा थ्योरिकल बता दूँगी, ठीक है। अभिवृत्ति होती क्या चीज़ है? हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में या किसी पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, जो हमारे मन के विचार क्या हैं, ठीक है। असलियत में, वास्तविकता में हम क्या सोचते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ना एटीट्यूड, कहते हैं एटीट्यूड। उसका वो बहुत एटीट्यूड दिखाती है। एटीट्यूड का मतलब मनोवृत्ति से होता है हमारा, कि हम क्या शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम किसी को दिखाना चाह रहे हैं। अभिवृत्ति, भले अभिवृत्ति ऐसी भी होती है, भले हम अंदर से हमारी इच्छा कुछ और है, लेकिन हम किसी को क्या, समाज को या किसी लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश और कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी अभिवृत्ति, हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में। मतलब कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कहती है ना बहुत एटीट्यूड दिखाती है, या ये बहुत एटीट्यूड दिखाता है, इस तरीके का वर्ड कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी मनोवृत्ति से होता है, हम क्या सोचते हैं, ठीक है। मतलब क्या इंटरेस्ट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन अभिवृत्ति केवल दिमाग के सोचने से, कि हम क्या सोचते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए कोई भी कुछ बच्चों को आपने, या कुछ लड़कियों को या लड़कों को आपने देखा होगा, जो गांव के होते हैं या कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे समाज में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा हाई फाई घर से हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ऊंचे घराने से हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। मतलब जो मन में वो सोचते हैं उस चीज़ को अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अभिवृत्ति, अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या रुचि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामाजिक मानसिक तत्परता से होता है, ठीक है। वही अर्जित किया जाता है। मतलब कि अभिवृत्ति किन्हीं निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रतिक्रिया करने की वह स्वाभाविक तत्परता है, जिसे अर्जित किया जाता है। मतलब कि जो आपकी अभिवृत्ति होती है, ये कैसी, दोनों से होती है, जन्मजात भी होती है एवं अर्जित भी होती है। जन्मजात कैसी होती है, मान लीजिए जो लड़के होते हैं उनको हमेशा छोटे से ही यदि उनको खिलौने दो तो वो खेलने में क्या, आपको गाड़ी लेंगे, गाड़ी से खेलेंगे, ठीक है। लेकिन गाड़ी से खेलेंगे या और वैसे खिलौने से खेलेंगे, लेकिन कभी भी गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलेंगे। या जो किचन के सामान से लड़कियां खेलती हैं छोटे छोटे से, उनसे नहीं खेलते हैं। लेकिन जो छोटे से ही लड़कियां होंगी उनकी अभिवृत्ति कैसी होती है, उनको डांस करना अच्छा लगता है, उनको सिंगिंग भी अच्छी लगती है। शुरू से ही कुछ लड़कियाँ जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, और जो लड़कियाँ होती हैं उनको गुड्डा गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है। तो ये उनकी जन्मजात अभिवृत्ति होती है। तो जब जन्मजात अभिवृत्ति होती है तो उनको कैसा, किचन में जाना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, धीरे धीरे ये अभिवृत्ति। लेकिन कुछ अभिवृत्ति ऐसी होती हैं जो अर्जित की जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को कोई काम करते हुए देखा तो हमारे मन में भी ये काम करने की लालसा हुई, तो वो अभिवृत्ति कैसी, उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति बदल जाती है या मनोवृत्ति बदल जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जन्मजात या अर्जित। ये दोनों प्रकार की होती है। जो अभिवृत्ति व्यक्ति के संवेग से जुड़ी होती है, उसकी भावनाओं से जुड़ी होती है, ठीक है। जो वो कर रहा है या जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसके संवेग, उसकी भावनाएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये मन से, हमारे मन से अंदर की चीज़, ठीक है, अभिवृत्ति कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में आपकी प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करना, या फिर क्या है अभिवृत्ति। आप किसी व्यक्ति से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर क्या है अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। आप किसी भी व्यक्ति से बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये भी आपकी क्या है, मनोवृत्ति है, क्योंकि आप उसको गलत समझते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अभिवृत्ति क्या हुई, अभी मान लीजिए कोई मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है। तो उसकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कैसी है, मेरे प्रति प्रतिकूल है,
ठीक है, प्रतिकूल है। लेकिन मान लीजिए कुछ टाइम उसने वीडियो देखे तो हमारी अभिवृत्ति कैसी होती है, बदल जाती है, उन्हीं चीज़ों के प्रति बदल जाती है कि मान लीजिए कुछ दिनों बाद उसको मेरा वीडियो अच्छा लगने लगा, उसने कहा नहीं मैम ठीक पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, तो हमारी अभिवृत्ति बदल जाती है। पहले वही काम हमको कभी कभी ऐसा होता है गलत लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में वही काम हमको कैसे लगने लगते हैं, सही लगने लगते हैं, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति, हमारी जो अभिवृत्ति है उनके प्रति बदल जाती है। यदि अभिवृत्ति आपको समझ में ना आए तो इसको आप मनोवृत्ति से समझिए, ठीक है, मनोदशा, ठीक है, ये क्या होती है, जो मनोवृत्ति हमारी कैसी होती है, जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये कभी भी इसका स्वरूप स्थायी नहीं होता है, ये बदल भी जाती है। आपको ये बताया कि जब जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है तो स्थायी नहीं होता है, इसको बदल भी जाता है और बदलने में इसको काफ़ी टाइम भी लगता है। मान लीजिए पहले टाइम में जैसे मनोवृत्ति किसी भी रीति रिवाज को मान लेना या धर्म को मान लेने से पहले शादियाँ या मान लीजिए होती हैं घरों में, ठीक है, कोई लव मैरिज कर लेता है तो हमारी मनोवृत्ति उसके प्रति कैसी हो जाती है, प्रतिकूल, नहीं ये बहुत गलत बंदा है, इसने तरीके से किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब कभी हमारे घर में ऐसा हो जाता है तो हमारी उसको एक्सेप्ट हो जाता है, हमारे बच्चे जब ऐसा कर लेते हैं तो हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तो हमारी मनोवृत्ति क्या हो जाती है, बदल जाती है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ कितने दिन नाराज़ रहेंगे, इस तरीके से मनोवृत्ति हमारी धीरे धीरे बदल जाती है। जब वही काम कोई दूसरा करता है तो उसके प्रति वो गलत होता है और जब वही काम हमारे घर में हो जाता है तो हमारी उसकी लिए अभिवृत्ति, उसकी या मनोवृत्ति बदल जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ में आ गया। ये आपकी जो अभिवृत्ति स्केल है, इसमें किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में उसके विश्वास को जानने के लिए कि वो क्या सोचता है किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी तत्व के बारे में, इसको जानने की कोशिश की जाती है, इसको मापने की प्रयास किया जाता है कि वो क्या सोचता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगा। वैसे इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मैंने देखा है। आपका ये आपका अभिवृत्ति परीक्षण, इसके बाद आपका उपलब्धि परीक्षण, इन चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इसके जैसे दोष क्या होते हैं, मान लीजिए हम इसमें आमापन कर रहे हैं आपकी अभिवृत्ति का, ठीक है, तो हम आपको देख रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछे, ठीक है, आपकी मनोवृत्ति का, आप जो आपका शो ऑफ और आपकी क्रियाओं को देख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। क्यों? कभी कभी व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करता है, समाज को दिखाने के लिए कुछ और करता है, लेकिन पर्सनली उसकी जो अभिवृत्ति होती है, जो सोच होती है, वो कुछ और होती है। तो ठीक है, तो हम आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं कि असल में वो कम पढ़ा लिखा है, किसी गांव का व्यक्ति है, लेकिन यदि कहीं वो बाहर जा रहा है तो वो ऐसा शो ऑफ करता है, ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत ज़्यादा हाई फाई घर से है, ठीक है। तो इस तरीके का, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी अभिवृत्ति हुई। आप तो समझ में आ गई होगी अभिवृत्ति होती क्या है। इसकी कुछ विधियाँ होती हैं अभिवृत्ति मापन की, वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों ने लिखनी होगी। इसकी अभिवृत्ति मापन की कुछ विधियाँ होती हैं। इसकी शुरुआत थर्स्टन ने की थी 1927 में। अभिवृत्ति मापन की जो शुरुआत की थी वो थर्स्टन ने की थी 1927 में, ठीक है। इसकी एक तो होती है व्यवहारिक विधियां, ठीक है, बिहेवियर टेक्निक्स, ठीक है, और दूसरी होती है मनोवैज्ञानिक विधियां, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो ये आपकी इसमें क्या आंका जाएगा, आप सभी लोगों को पता है, ये चाहे व्यवहारिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, इसमें क्या आंका जाएगा। ये हो गया आपका बिहेवियर टेक्निक्स, ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें होता है आपका प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, आप सभी लोगों को पता होगा इसमें क्या होगा, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण, ठीक है। यहाँ पर हमको किसी भी व्यक्ति की मनोदशा जानने के लिए कि वो क्या सोचता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो यहाँ सीधा सीधा हमने उससे प्रश्न पूछ लिए, और ठीक है, मतलब कि प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण, इसमें सीधा सा हमने उससे प्रश्न पूछ लिया कि मान लीजिए कि कोई भी
व्यक्ति किसी वस्तु या घटना के प्रति कैसा अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे प्रश्न पूछ लिए। और दूसरा प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण, उसके व्यवहार को, उसकी क्रियाओं को हमने देख लिया। तो यहाँ पे कुछ और प्रश्न भी लिख देते हैं कि किसके प्रति वो कैसा अनुभव करता है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, यदि वो सहमत होता है तो सही लगा दिया, असहमत होता है तो गलत लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्रश्नों के माध्यम से पता करते हैं किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में। ठीक है, अगले जो साइकोलॉजिकल मेथड टेक्निक्स है, इसमें है आपका युग्म तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा कि ये जो आपकी है ये आपकी व्यवहारिक विधि है और ये आपकी साइकोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, ये आपका बिहेवियर मेथड है और ये आपका साइकोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, इसके बाद आपका समान उपस्थिति योग निर्धारण विधि, इनके नाम लिख लीजिए। अभी तक इनसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब आपके सिलेबस में एक अलग से इसका जब टॉपिक दिया हुआ है तो इनके बारे में जब आपके ये हैं तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंशियल विधि। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंशियल विधि। ठीक है, विभेदकारिता विधि, विभेदकारिता विधि, समान उपस्थिति अंतराल विधि, समान उपस्थिति अंतराल विधि, ठीक है। इसके बाद है आपका स्केलोग्राम विधि, स्केलोग्राम विधि। ठीक है, तो ये आपके साइकोलॉजिकल मेथड है और ये आपके बिहेवियर मेथड है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि आखिर अभिवृत्ति एटीट्यूड होता क्या है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें वो होगा। ठीक है, बाद में आपको इसके उसके तुलनात्मक रूप से बता दूँगी। ठीक है, पहले इनको समझ लीजिए थोड़ा सा डिटेल में, इसलिए समझना है क्योंकि अलग अलग इसका आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहले इसके क्वेश्चंस भी बहुत आए हुए हैं, क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। दूसरा आपके में दिया हुआ है जो अगला है आपका अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण, इसको कहते हैं प्रवणता। ठीक है, प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अभिक्षमता, प्रवणता, अभिक्षमता या अभियोग्यता, इसको ये तीनों एक ही वर्ड हैं, आपको अलग अलग जगह लिखे मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रवणता, अभिक्षमता, अभियोग्यता। ठीक है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को तीनों एप्टीट्यूड टेस्ट को ही प्रवणता कहते हैं, इसी को अभिक्षमता कहते हैं, इसी को अभियोग्यता कहते हैं। अभिक्षमता स्पेशली होता क्या है, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में क्या करने से ज्ञान, अभिरुचि एवं कौशलता, ठीक है, कौशलता हासिल करने से। ठीक है, अभिक्षमता का जो मीनिंग्स लिया जाता है, अभियोग्यता का जो मीनिंग लिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में ज्ञान हासिल करने की अभिक्षमता, अभियोग्यता, अभिरुचि या कौशलता को विकसित करने की क्षमता, या किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने की अंतःशक्ति। ठीक है, अंतःशक्ति से, जैसे हम लोग देखते हैं एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन किसी में क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, किसी का IQ लेवल ज़्यादा होता है, वो पढ़ाई में ज़्यादा होती है। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि जो बच्चे छोटे से ही बहुत सारे काम कर लेते हैं, छोटे से ही किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है, उनके अंदर अभिक्षमता, उनके अंदर उस काम को करने की योग्यता होती है। कभी कभी छोटे बच्चे जो थोड़ी बड़े होते हैं, छोटे में हम देखते हैं वो टेक्निकल काम, मशीनी काम, किसी भी चीज़ को सुधार दिया हो, कोई लाइट का कोई चीज़ बनाते रहते हैं, तो क्या कहते हैं ये कैसा होगा, ये आगे टेक्निकल क्षेत्र में आगे जाएगा। छोटे से कहते हैं, मान लीजिए कोई छोटे से ही बच्चे होते हैं, उनको
पढ़ाने का ज़्यादा शौक होता है, वो किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अपना होमवर्क भी जल्दी कर लेते हैं, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये आगे चल के टीचर बनेगा। जो ही हम अंदाज़ा लगाते हैं शुरुआत से देखकर, अभी क्षमता जो होती तो वर्तमान है, वर्तमान में हम देखते हैं, लेकिन उसके द्वारा हम भविष्य का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे अब इसको एक डेफिनेशन भी लिखिए, फ्रीमैन ने दी है, अभिक्षमता एक योग्यता या विशेषताओं का समूह है जो यह संकेत करता है कि व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह के प्रति क्या योग्यता रखता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने की योग्यता, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता। जैसे अभी अभी आप लोग देखते होंगे या इंडिया गोट्स टैलेंट्स आता है आपका, उसमें छोटे छोटे बच्चे कितना डांस करते हैं या कितना अच्छा गाना गाते हैं, तो ये उनकी क्या है, ये अभियोग्यता है, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता है। उनको देखकर हम क्या कह नहीं सकते कि वर्तमान में वो क्या बनेंगे, सिंगर बनेंगे कि डांसर बनेंगे। ठीक है, जो आपने बहुत बच्चे देखे होंगे वो कितनी अच्छी एक्टिविटी करते हैं, कितना अच्छा सर्कस के तरीके का दिखाते हैं, पूरा हैंड और अपना पूरी बॉडी को मोड़ लेते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कितना अच्छा खेल करके दिखाते हैं, एक्टिविटी वर्क करके दिखाते हैं, पूरी की क्रिया करके दिखाते हैं हम लोगों को। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भविष्य में ये आगे क्या काम करेगा, किसी भी बच्चे को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किसी भी भाषा बोलने की योग्यता, किसी के पास ऐसी योग्यता होती है जो कई प्रकार की भाषा निकाल लेता है, कई प्रकार की बोली बोल लेता है। आप टीवी में ही देखते होंगे कि कई लोग ऐसे आते हैं कि वो सारे हीरो की बोली बोल लेते हैं, सारी हीरो की आवाज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, कई प्रकार की भाषाएं बोल लेते हैं। तो ये सभी व्यक्तियों में नहीं होती है, ये कुछ पर्सनल होती हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की ये अलग अलग योग्यता होती है। एक क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे इंजीनियर बनते हैं जाके, कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कुछ बच्चे व्यवसाय करते हैं, उनकी उसमें रुचि होती है, उनके अंदर उनकी योग्यता होती है। ठीक है, आपने कभी कभी घरेलू में भी देखा होगा कि कुछ लोग कारीगरों को बुला के काम करवाते हैं, कोई भी करवाना है, मतलब कि किसी की बिजली ख़राब हो गई, लाइट वाइट ख़राब हो गई है। ठीक है, तो इसमें लाइट का, लेकिन कुछ लोग छोटे से ही क्या करते हैं, वो छोटे बच्चे ही होते हैं, वो शुरू से ही उनमें लाइट में वो होता है, वो घर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर पर ही सही कर लेते हैं। तो ये अपनी अपनी योग्यता होती है, किसके पास कितनी योग्यता है, और उस वर्तमान योग्यता के आधार पर हम उसके भविष्य का वो कर देते हैं कि ये भविष्य में आगे चलकर क्या बनेगा। ठीक है, किसी खास क्षेत्र में निपुणता। ठीक है, इससे कह सकते हैं किसी खास क्षेत्र में निपुणता को विकसित करने की क्षमता, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता या योग्यता। ठीक है, समझ में आ गया। अभिक्षमता आखिर होता क्या है कि किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि एवं कौशलता हासिल करने की योग्यता को ही अभिक्षमता या अभियोग्यता कहा जाता है। किसी भी खास क्षेत्र में व्यक्ति निपुण होता है, वहाँ पर अपनी क्षमताओं को विकसित करता है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इसकी अभिक्षमता क्या है, अधिक है। ठीक है, यदि कोई कई प्रकार की भाषा बोलना लगता है तो हमें ये भाषा बोलने की योग्यता रखता है, इसके अंदर ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, कोई संगीतज्ञ बहुत ज़्यादा संगीतज्ञ है तो कहते हैं ये बड़े में संगीतज्ञ बनेगा। ठीक है, आपको यांत्रिक कार्य, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक काम करने की योग्यता, तो ये जो अभियोग्यता होती है। ठीक है, इससे हम भविष्य के निर्माण का पता लगा लेते हैं कि भविष्य में जो व्यक्ति बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, ट्रैक्सलर ने लिखा है कि जो आपकी प्रवृत्ता होती है, क्या होती है कि होती तो ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान योग्यता है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करता है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये डेफिनेशन ही है। इसके अनुसार ये ट्रैक्सलर के अनुसार कि जो अभिक्षमता होती है या प्रवृत्ता होती है, ये होती तो वर्तमान है, वर्तमान में हम इसको देखते हैं, लेकिन भविष्य की ओर ये संकेत करती है कि भविष्य में व्यक्ति क्या करेगा। ठीक है, ठीक है, इससे हमको व्यक्ति के भविष्य के बारे में पता चल जाता है, तो हम उसको उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे बच्चे को क्या सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, हमारी लड़की बहुत अच्छा सिंगिंग करती है। ठीक है, तो हम उसको उसी क्षेत्र में और क्या करेंगे, एक्सपीरियंस प्रशिक्षण दिलवाएंगे, उसी क्षेत्र में उसको हम प्रशिक्षण देंगे, जिससे उसके भविष्य में आगे जाने की क्या हो जाएगी, क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी योग्यता हो जाएगी, आगे उस क्षेत्र में वो सफल हो जाएगा। मान लीजिए हमको शुरुआत से ही पता चल गया कि हमारा बच्चा या हमारा बेटा किस में आगे है, व्यवसाय कार्य में, व्यावसायिक कार्य उसको ज़्यादा पसंद है, तो हम उसको व्यावसायिक कार्यों का प्रशिक्षण देंगे, जिससे आगे चल के वो सफल हो सके। ठीक है, तो इसका मापन किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी भी
बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में क्या होता है, ठीक है, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण पहले लिख लेते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। अगला होता है विभेदी प्रवणता परीक्षण, ठीक है, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण या प्रवणता परीक्षण, ठीक है, या उपलब्धि परीक्षण, इसको कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों चीजें आपकी कैसी हैं, एक ही हैं, ठीक है। जो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण होता है ये किस तरीके से बच्चे की क्लास की जो उपलब्धि है, ठीक है, क्लास में जो उसका स्कोर आता है, क्लास में उसकी जो योग्यता है उसके आधार पर, ठीक है, उसकी सामान्य बुद्धि के आधार पर, उसकी बुद्धि कैसी है, कहते हैं ना इसकी बुद्धि तेज है, ठीक है, उसकी सीखने की क्षमता के आधार पर, सीखने की योग्यता, उस चीज़ों को जल्दी सीखता है या देर से सीखता है, तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको कब पता चल जाती हैं, विद्यालय सफलता के आधार पर, विद्यालय में वो बच्चा कैसा है, ठीक है, इनके आधार पर इसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य रूप से बच्चे की बुद्धि कैसी है ये हमको पता चल जाता है विद्यालय परिवेश में, सीखने की योग्यता कैसी है, वो चीज़ों को जल्दी सीखता है या देर से सीखता है, या उसकी मानसिक योग्यता कैसी है, ठीक है, उसका दिमाग कैसा है, ठीक है, उसका IQ लेवल कैसा है, उसकी विद्यालयी सफलता कैसी है, वो विद्यालय में तेज है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है या बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसके आधार पर हम उसकी अभिक्षमता, उसकी अभियोग्यता को मापते हैं, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, इसके आपके कई प्रकार होते हैं। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण से मतलब है कि वो किसी क्षेत्र में आगे, ठीक है, किसी क्षेत्र की क्षमता से मतलब है, ठीक है, मतलब कि रोजगार की क्षमताओं से, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके वो लिख रहे हैं, ठीक है, इसके जो 2 हुए जाते हैं, इसमें होता है लिपिक, इसके इसी के भाग हैं ये, ठीक है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, लिपिक प्रवणता परीक्षण, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, अध्यापक अभिक्षमता परीक्षण, तो ये सब आपको देखिए इसी से पता चल रहा होगा, ठीक है। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, संगीत अभिक्षमता परीक्षण, संगीत अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो इसके द्वारा आपको ये इसके विशिष्ट अभिक्षमता, विशिष्ट के किस क्षेत्र में आगे, लिपिक, लिपिक का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, ठीक है, लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, अध्यापक अभिक्षमता परीक्षण कि आगे वो अध्यापक के क्षेत्र में आगे या यांत्रिक काम को करने में आगे, वो टीचिंग के क्षेत्र में आगे है, लिपिक या बोलने के क्षेत्र में, लिपिक अपनी भाषा शैली के क्षेत्र में आगे है, ठीक है। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण आपको टेक्निकल क्षेत्र में, यांत्रिक कार्यों के या संगीतज्ञ, डांस में, सिंगिंग में किस क्षेत्र में आगे, तो ये स्पेशल, ठीक है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, इसके द्वारा हमको किसी विशिष्ट योग्यता का पता चलता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इसमें हमको सामान्य रूप से उसकी बुद्धि, IQ, जो कि नॉर्मल, ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं, जबकि ज़्यादातर नॉर्मल जो बीच के बच्चे होते हैं उसमें सामान्य बुद्धि, सीखने की योग्यता कैसी, इनके आधार पर हम उसकी सीखने की योग्यता का पता लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विभेदी प्रवणता परीक्षण, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो इसके हटा दें, सेकंड वाले के ही पार्ट हैं, ये सेकंड वाले ही के हैं विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब आगे बात करते हैं विभेदी अभिक्षमता परीक्षण क्या है। ठीक है, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण में क्या होता है, ठीक है, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, ये परीक्षण 1 से 12
तक के छात्रों के लिए होता है। ठीक है, इसमें 2 पुस्तिकाएं होती हैं, 2 परीक्षण पुस्तिकाएं होती हैं। पहली होती है प्रथम परीक्षण पुस्तिका, ठीक है। दूसरी होती है द्वितीय परीक्षण पुस्तिका, ठीक है, सेकेंड परीक्षण पुस्तिका, ठीक है। इसमें हम पहले क्या देखते हैं, पहली परीक्षण में क्या देखते हैं कि शाब्दिक तार्किक योग्यता कितनी है उसकी, ठीक है, 30 मिनट। इसका मतलब है कि 30 मिनट में एक जो बालक है वो कितने शब्दों को लिखने की योग्यता रखता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद संख्यात्मक योग्यता, ठीक है, इसमें भी 30 मिनट, ठीक है। कितने अंकों को वो लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है पहली परीक्षण पुस्तिका में क्या होता है और द्वितीय परीक्षण पुस्तिका में क्या होता है। ये टेस्ट जो विभेदी अभिक्षमता परीक्षण है ये आपका 1 से 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए होता है और इसका जो निर्माण किया था वो बेनेट ने किया था, बेनेट और सीसोल 3 लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए है और ये बेनेट, ये हो सकता है इनके क्वेश्चन अब आ सकते हैं क्योंकि पहले ही आपका इतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। बेनेट, सीसोर अभी तक लेकिन इनके क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है। सीसोर एवं बेजमैन, ठीक है, बेजमैन तीनों ने मिलकर किया था, ठीक है, विभेदी अभिक्षमता परीक्षण। विभेदी अभिक्षमता परीक्षण का मतलब है इसमें 2 पुस्तिकाएं होती हैं, 2 पुस्तिकाएं बालकों को दी जाती हैं जिस प्रकार से होती है उनमें इस तरीके से परीक्षण होता है। जो पहला परीक्षण होता है वो शाब्दिक तार्किक योग्यता होती है कि 30 मिनट में आप कितने शब्दों को बोल सकते हैं, ठीक है। संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल, कितने शब्दों को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अमूर्त तार्किक योग्यता, कितने शब्दों को, अमूर्त तार्किक कितनी, 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में कितने वाक्यों को आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कितने मतलब शब्दों को सोच सकते हैं या बोल सकते हैं। लिपिकीय गति एवं शुद्धता, ठीक है। इनके इंग्लिश वर्जन भी बोल दूँ, इनके इंग्लिश वर्जन भी बता दूँ कि ये होते क्या हैं, ठीक है। इनके इंग्लिश वर्जन भी बता देती हूँ अभी। जो आपका ये शाब्दिक तार्किक योग्यता होता है या आपका वर्बल एबिलिटी हो गया, ठीक है, 30 मिनट वर्बल एबिलिटी हो गया। इसके बाद संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अमूर्त तार्किक योग्यता, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी, लिपिकीय गति एवं शुद्धता, क्रिटिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। लिपिकीय गति एवं शुद्धता, ये कितनी जल्दी से, ठीक है, कितनी स्पीड से आप किसी चीज़ को लिख सकते हैं और वो भी शुद्ध लिख सकते हैं। इसका टाइमिंग होता है 6 मिनट। आपको 6 मिनट दिए जाएंगे और 6 मिनट में आप कितनी जल्दी से किसी चीज़ को कितनी स्पीड से लिख सकते हैं एवं शुद्ध एक्यूरेसी, ठीक है। कुछ शब्द आपको। इसके बाद सेकंड जो आपकी परीक्षा पुस्तिका होती है, पहला होता है इसमें यांत्रिक योग्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। यांत्रिक तार्किक और जोड़ लीजिए यहाँ पे, यांत्रिक तार्किक योग्यता, ठीक है। मैकेनिकल रीजनिंग एबिलिटी, यांत्रिक तार्किक योग्यता 30 मिनट में, मतलब कितनी 30 मिनट में आप कितना कोई भी मैकेनिकल काम को कर सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल यंत्र को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्थानगत संबंध 25 मिनट यहाँ पे होता है कि आपको 25 मिनट्स दिए जाते हैं। 25 में आपको जो आपके रिलीजन के लोग होते हैं, संबंध के लोग होते हैं, उनको बताना पड़ता है, ठीक है। स्पेस रिलीजन, ठीक है, स्पेस स्थानागत संबंध, ठीक है, आपको जो आपके रिलेशन के लोग होते हैं उनका नेम बताना पड़ेगा। इसके बाद वर्तनी की क्षमता 10 मिनट में आप कितना बोल सकते हैं, ठीक है, वर्तनी की क्षमता कितना सही ढंग से आप किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और 10 मिनट में आप उसका कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग प्रोफिशिएंसी, मतलब उसमें
आपकी कोई गलती भी नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में, ठीक है। भाषा का उपयोग या आप 20 मिनट में कितनी भाषाओं का यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो इनसे कभी भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी बता दिया है। ये आपके सारे किसके योग्यता की ही, अभियोग्यता ही, क्योंकि ये सारी योग्यता हैं, ये हर व्यक्ति में अलग अलग रूप से होती हैं, ठीक है। किसी में यांत्रिक योग्यता होती है, किसी में वर्तनी की क्षमता, किसी में भाषा का उपयोग होता है, जैसे, ठीक है। आपका ये उपलब्धि परीक्षण आप सभी लोगों को समझ में हो गया, आ गया होगा, ठीक है। इसके आधार पर जब हमको पता चल जाएगा किसी व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता है, तो हम उसकी भविष्य में उसको सफलता हासिल कराने में उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसको सही दिशा दिखा सकते हैं, सही रूप से उसको प्रेरित कर सकते हैं उसकी सफलता के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण, इसी को कहते हैं निष्पत्ति परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है। इसी को कहते हैं हम निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा, इसके पहले आपने अभिवृत्ति पढ़ा और आपने अभियोग्यता पढ़ा, ठीक है। अभिवृत्ति में क्या था, अभिवृत्ति में आप किसी के प्रति क्या सोचते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। आपकी सोच जो होती है आप उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। और आपका अभियोग्यता परीक्षण में ये आपकी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग उसकी एबिलिटी होती है, अलग अलग अभिक्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग, वर्तमान के अकॉर्डिंग उसके भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे एक क्लास में व्यक्ति पढ़ते हैं, सारे लोग एक ही होते हैं, कोई आगे चल के टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ इंजीनियर बनता है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग अभिक्षमता होती है काम को करने की, ठीक है। इसके बाद आपका अचीवमेंट, उपलब्धि परीक्षण, कि एक व्यक्ति कक्षा में, इसका संबंध होता है कक्षा से, क्या कक्षा में कितना स्कोर, ठीक है, कितना इसका स्कोर आ रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, उपलब्धि। कितनी उसने उपलब्धि हासिल की है, क्लास से रिलेटेड होती है आपकी उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, ठीक है। मतलब कि इसका सीधा सा संबंध है, एक क्लास में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्कूल में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, पूरे साल भर वो जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो जो पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद उन्होंने कितना ज्ञान हासिल किया, कितनी योग्यता उनको मिली, इसका जो स्कोर होता है, स्कोर से अंदाज़ा लगाते हैं। और एक क्लास में जब वो साल भर पढ़ने के बाद जो उनका रिजल्ट आता है, उसी को हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, आपने कक्षा 1 में उपलब्धि मिली, उपलब्धि हासिल की, तो जो कक्षा 1 में आप साल भर पढ़े, इसके बाद जो आपकी परीक्षा हुई, इस परीक्षा के आधार पर ही उनको उपलब्धि मिलती है। और एक क्लास में कई छात्र पढ़ते हैं, तो ये उपलब्धि कैसे हमको पता चलती है कि किसी की कम, किसी की ज़्यादा, उनके स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी का 90% आया तो कहते हैं उसने 90% उपलब्धि हासिल की, किसी का 70% आया, तो ये इस क्लास में सभी की अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की काम करने की क्षमता और पढ़ने की योग्यता अलग अलग होती है। देखिए आज फिर थोड़ा सा बाहर शोर हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही सा रह गया, कर लीजिए, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, तो जो हमारा रिजल्ट होता है उसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जो बच्चा एक स्कूल में पूरे साल पढ़ता है, इसके बाद उसकी जो जांच की जाती है, उसी स्कूल को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि किसी भी बालकों ने भिन्न भिन्न विषयों में कितनी उपलब्धि हासिल की, किसी के गणित में ज़्यादा नंबर आए, किसी के अंग्रेजी में ज़्यादा आए, किसी के संस्कृत में ज़्यादा, तो इस तरीके से भिन्न भिन्न विषयों में भिन्न में कितना ज्ञानार्जन प्राप्त हुआ, और जो उसको जो ज्ञान मिला उसको हम आंकेंगे कैसे, ठीक है, रिजल्ट के माध्यम से, इसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में, किसी विषय में किसी भी स्टूडेंट ने कितना हासिल किया या कितनी उपलब्धि हासिल की, उसी को ये कहते हैं, ठीक है। इसी कुछ डेफिनेशन बता देते हैं।
इसका लिख लीजिए। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? गौरीशन के अनुसार, ठीक है, गौरीशन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में, ठीक है, विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन, ठीक है। देख लीजिए, उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन है कि जो भी उसको मान लीजिए ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका हम मापन कैसे करेंगे, और जब उसका मापन कर लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? आपकी उपलब्धि कहते हैं। इसको हम जो आपको कल कंटेंट वैलिडिटी पढ़ाई थी, ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी पढ़ाई थी आपको, विषय वस्तु वैधता, उसमें क्या होता है? ये विषय वस्तु वैधता, ठीक है, इसके अंतर्गत विषय वस्तु वैधता होता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है विषय में के किसी क्षेत्र में या किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, उसमें कितना, किसी क्षेत्र में नहीं, स्पेशली सब्जेक्ट में, क्योंकि क्लास के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मुख्य रूप से जो हम देखते हैं यही देखते हैं कि किसी भी विद्यार्थी ने किसी भी विषय में या किसी भी उसकी जो पढ़ाई कक्षाओं में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें विषय होते हैं, उन विषयों में कितनी योग्यता हासिल की या कितना ज्ञान हासिल किया, केवल इस बात की ही इसमें जांच की जाती है, ठीक है। तो इससे हमको क्या होता है? छात्रों को डिवाइड करने में हमको सहायता मिलती है कि किसी व्यक्ति के जब छात्र गणित में ज़्यादा नंबर आए, किसी के कम आए, उससे कम आए, तो इससे हम क्या करते हैं? डिवाइड, उसको ऊपर रख देंगे, उसको नीचे रख देंगे, उसको इस हिसाब से हम उनका क्या कर देते हैं? डिवाइड हम इनको कर सकते हैं, ठीक है, वर्गीकरण को कर सकते हैं, ठीक है। छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता चल जाता है, तो ये तो सीधी की सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं, ठीक है। अब इनकी ये बात कर लेते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के प्रकार होते हैं, ठीक है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करना है। सीधा सा मतलब है कि जो छात्रों को ने जो ज्ञान अर्जित किया है, क्लास में जो उनको ज्ञान दिया गया है, उनका मूल्यांकन करना है, उनका परीक्षण, उनकी जांच करना है कि उनका कितना स्कोर आ रहा है, उन्होंने कितनी उपलब्धि उनको मिल गई, ठीक है। 100% में से 100% मिल गई या 50% मिली, उनका ज्ञान की जांच करना या ज्ञान का मूल्यांकन करना है। तो जो आपके उपलब्धि परीक्षण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर, और दूसरा होता है आपका परीक्षण के आधार पर, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उपलब्धि परीक्षण सीधा सा आपको समझ में आ गया, जो क्लास में हमको उपलब्धि हासिल की जाती है, ठीक है, यहाँ पे उससे सीधा सा रिलेटेड है। तो पहला होता है उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर पहला आएगा आपका सामान्य उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। इसको आपको पता ही होगा कि इसको कहेंगे जनरल अचीवमेंट टेस्ट और इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो जनरल अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि किसी भी छात्र के द्वारा, ठीक है, किसी भी छात्र के द्वारा, ठीक है, किसी भी छात्र के द्वारा जो ज्ञान उसको विद्यालय में दिया गया, वो उसका बाद उसकी जो प्राप्तांक आया, जो परीक्षण आया, जो प्राप्तांक आया, वो कितना आया, ठीक है, कहाँ तक उसको जांचने के बाद उसका मूल्यांकन किया गया। तो इसको कहते हैं सामान्य उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। ये मतलब कि किसी भी बालक के द्वारा जो इसको क्लास में छात्र ने जो ज्ञान अर्जित किया, ठीक है, क्लास में छात्र ने जो ज्ञान अर्जित किया, इसके बाद उसका जो परीक्षण के द्वारा जो प्राप्तांक आया, ठीक है,
परीक्षण के द्वारा जो प्राप्तांक आया उसके द्वारा उस छात्र के हम ज्ञान को बताते हैं। मान लीजिए किसी भी बच्चे के इंग्लिश में 50 नंबर आए हैं, तो उस स्कोर के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश में कैसा है, और किसी के 80 नंबर आए हैं इंग्लिश में, तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में कैसा है। तो मतलब कि ये सामान्य उपलब्धि परीक्षण होते हैं कि जब ज्ञान हम जो बच्चों को क्लास में देते हैं उसके आधार पर जो हमारा परीक्षण प्राप्तांक आता है, रिजल्ट आता है, उसके आधार पर हम बच्चों के ज्ञान का पता लगाते हैं। ज्ञान की इसी को उपलब्धि सामान्य उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण ये होता है कि बच्चे को क्लास में टीचर ने जो भी सिखाया, जो भी ज्ञान दिया, ठीक है, वो ज्ञान उसको कहाँ तक समझ में आया और कितना समझ में आया। ऐसा तो नहीं है बच्चे को समझ में ही नहीं आया जो टीचर ने ज्ञान दिया, तो इसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, इन परीक्षणों के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षक जो ज्ञान दे रहा है या शिक्षक जो ज्ञान बच्चों को प्रदान कर रहा है वह कहाँ तक और कितना सफल हुआ है। ठीक है, कितना सफल हुआ है और कितना असफल हुआ है। यदि वो सफल हुआ है तो उसका रिजल्ट बताएगा 50% मान लीजिए या 80%, और नहीं सफल हुआ है तो वो 30% इसके द्वारा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निदानात्मक परीक्षण या सामान्य उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो आपको परीक्षा लेने के आधार पर इसके वो रिजल्ट आते हैं, उद्देश्य आते हैं, मान लीजिए परीक्षा लेने के आधार पर। ठीक है, परीक्षा लेने के आधार पर हम उपलब्धि परीक्षण कैसे आते हैं, या तो हमने मौखिक टेस्ट ले लिया, ठीक है, ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण, मौखिक टेस्ट, ओरल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट। तीसरा निबंधात्मक परीक्षण। तो ये सभी को पता होगा, सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण बता दूंगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, आप सभी को पता होगा मौखिक परीक्षण में क्या होता है, बच्चों से हम मौखिक प्रश्न पूछ लेते हैं और उसके आधार पर उनके क्या करते हैं, रिजल्ट निकालें। कुछ प्रश्नों का जवाब हम मौखिक रूप से लेते हैं, जो बच्चे हमको मौखिक रूप से ही दे देते हैं। यहाँ पर कॉपी पेंसिल का कोई यूज नहीं होता है और ना ही कोई पक्षपात की संभावना भी होती है। ठीक है, तो जो आंसर आप जिसने बताया उसी के आधार पर उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे जो हमारा नॉलेज होता है, विस्तृत ज्ञान की परीक्षा नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, मतलब कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं यहाँ पे मिल पाती है। ठीक है, लेकिन निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाती है। इसका अपोजिट होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देते हैं और हमको आंसर कैसा मिलता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो आप कहते हैं दीर्घ टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि निबंध के रूप में हमको लिखना होता है। ठीक है, इससे हमको छात्रों की ज्ञान की भी पता चल जाता है कि उसमें नॉलेज कितनी है, वो कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को समझा सकता है, कितने अच्छे तरीके से वो लिख सकता है, इन सारी चीज़ों का हमको पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो आपके पहले कुछ लकड़ी के टुकड़े होते थे या कुछ अभी भी आपके आते हैं, जो एक्टिविटी वर्क किए जाते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है, उसके माध्यम से आपको नंबर दिया जाता है। एक्टिविटी वर्क जो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के स्कूल में होते भी हैं। ठीक है, एक्टिविटी वर्क के माध्यम से हम उनका उपलब्धि परीक्षण सीधे से सीधा सा मतलब है, इसमें हमको केवल बच्चे के ज्ञान को देखना है कि वो कितना सीख रहा है और कहाँ तक सीख रहा है, और ये हमको कैसे पता चलेगा, उसके प्राप्तांक से, रिजल्ट से। ठीक है, उसी के आधार पर हम उसकी उपलब्धि को निश्चित कर देंगे कि इसमें कितनी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो तो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित ही है। वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये जो हमारा यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, यूजीसी नेट होता है, ये सभी भी टेस्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी के साथ कोई पक्षपात भी नहीं होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से हमको एक चुनना होता है, जो राइट होगा उसके लिए हर बच्चे को नंबर मिलेगा और जो गलत होगा उसके लिए हर बच्चे का नंबर कटेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, निबंधात्मक प्रश्न में थोड़ा सा पक्षपात हो जाता है। उसी के क्वेश्चन के लिए किसी को 4 नंबर दे दिए जाते हैं, उसी क्वेश्चन के लिए किसी को 3 और उसी क्वेश्चन के लिए किसी को पूरे के पूरे 5 नंबर दे दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत अंतर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि सही है
तो पूरे पूरे मिलेंगे, और गलत हो तो पूरे पूरे कटेंगे, किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये इतने आपके परीक्षाएं टूल्स के आपके प्रकार थे, टाइप ऑफ टूल्स, इनके माध्यम से हम क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला जो आपका है इसमें शोध की तकनीक है। ठीक है, तो प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार एवं प्रक्षेपी तकनीकी। ठीक है, तो इसको भी आज ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अगली जो आपके सिलेबस में है शोध की तकनीक है, किस तरीके से हम शोध को कर सकते हैं। ठीक है, शोध की तकनीक है। ठीक है, शोध की तकनीक है, टेक्निक ऑफ रिसर्च। ठीक है, किस तरीके से हम शोध कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं प्रेक्षण या अवलोकन। इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब हम किसी भी घटना का आंखों से देखकर निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसी को निरीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी की भी घटना को, किसी भी तथ्य को, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति की क्रियाओं का यदि हमको अध्ययन करना है, तो स्वयं हम उसकी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे आंखों से देखकर कि वो किसी भी काम को किस तरीके से कर रहा है। या कोई घटना घटी है तो वो कैसी घटी है, हम जब स्वयं उसको घटते हुए देखते हैं आंखों से देखकर, तो इसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं या निरीक्षण कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सत्य होता है, विश्वसनीय होता है। क्यों? इसको हम स्वयं देखते हैं। ठीक है, ये इसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपका इसी का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर हमको तथ्यों की व्याख्या करनी होती है। तो जब हम तथ्यों को स्वयं अपने आंखों से देखते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हम सूचनाएं मिलती हैं, जो भी हमारे पास डाटा होता है, सारी की सारी हमारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया होता है। यहाँ पर किसी की बातों पर यकीन नहीं किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता भी है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम वेरिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ की कि वो कहाँ तक सत्य है। ठीक है, वैज्ञानिक जानकारी करने के लिए हमको सबसे वैज्ञानिक जानकारी को इकट्ठा करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन है सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी एक आप वो लिख लीजिए, पी.वी. यंग के अनुसार डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद इसके टाइप्स बता देंगे। ठीक है, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन नेत्र के माध्यम से। ठीक है, प्रेक्षण नेत्र के माध्यम से किया गया स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में ऐसा क्रमबद्ध एवं विचारपूर्ण अध्ययन है जो घटनाओं के घटित होने के संबंध में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अवलोकन नेत्र के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में ऐसा क्रमबद्ध एवं विचारपूर्ण अध्ययन है जो घटनाओं के घटित होने के संबंध में किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको कोई बता दे कि सूर्य कहाँ से निकलता है,
तो हमने सुन लिया, उसने कह दिया पूरब से निकलता है, लेकिन हम इस बात का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण जब तक नहीं करेंगे तब तक इसको सत्य नहीं मानेंगे। और जब हम आँखों से कभी देख लेंगे कि सूर्य पूरब से निकल रहा है तो वो घटना हमारे लिए कैसी होगी, सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन नेत्र के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में, कि जो भी कोई स्वाभाविक घटना होती है या किसी भी व्यक्ति का हमको क्रियाओं का अध्ययन करना है, वो किस तरीके से काम करता है, तो उसका स्वयं हम उनकी क्रियाओं को देखें। ठीक है, संबंध में ऐसा क्रमबद्ध एवं विचारपूर्ण अध्ययन है जो घटनाओं के घटित होने के संबंध में किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है ये। ठीक है, ठीक है, अब इसके हम टाइप्स बताते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के प्रकार कितने होते हैं, अनियंत्रित, नियंत्रित और आपका सामूहिक प्रेक्षण। ठीक है, सामूहिक प्रेक्षण। ठीक है, सामूहिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, इसमें अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ भाग होते हैं, इसको नियंत्रित और अनियंत्रित तो होता ही होता है, प्लस इसमें होता है इसका सहभागी एवं असहभागी। ठीक है, सहभागी अवलोकन, दूसरा होता है असहभागी अवलोकन या प्रेक्षण, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे वो लिखिए। और अर्ध सहभागी, अर्ध सहभागी अवलोकन। ठीक है, दिख रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो इसको अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन और इसको मास कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मास कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सहभागी पार्टिसिपेट, ठीक है, असहभागी नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एवं अर्ध सहभागी हो जाएगा सेमी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए नियंत्रित, जब कभी भी हम नियंत्रित वातावरण में ऑब्जर्वेशन नहीं करते, मतलब कि जब कभी भी हमारा वातावरण पर, ठीक है, परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कोई घटना घट चुकी है, ठीक है, इसको हम एक्सपोस्ट फैक्टों से रिलेटेड कर सकते हैं कि यहाँ पर ना तो ऑब्जर्वेशन का जो भी शोधकर्ता होता है उसका कोई भी किसी भी घटना पर वो होता है, ना किसी वेरिएबल्स पर हमारा कंट्रोल होता है, ना ही वहाँ जो घटना हुई है उस पर हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, जब कभी भी हम अनियंत्रित वातावरण में, ठीक है, रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। ठीक है, जब हमारा पर्यावरण पर या वातावरण पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ना ही हमारा वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल होता है, ना ही शोधकर्ता पर कोई कंट्रोल होता है, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम अनकंट्रोल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये समझ में आया नियंत्रित ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब हम नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित वातावरण में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं नियंत्रित ऑब्जर्वेशन। मतलब कि क्या ऑब्जेक्ट जो शोध करता होता है उसका यहाँ पर परिस्थिति पर कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, आपका जो प्रयोगात्मक शोध होता है या क्षेत्र अध्ययन होता है, ठीक है, क्षेत्र अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जो प्रयोगात्मक शोध होता है तो ये नियंत्रित ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसमें हो सकता है। क्यों हो जाएगा, क्यों, जैसे मान लीजिए वहाँ पर हमारा चरों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कुछ भी जोड़ सकता और जो शोधकर्ता होता है कुछ भी उसमें जोड़ कर सकता है और कुछ भी उसमें घटा सकता है। तो जब हम नियंत्रित परिस्थिति में सभी चीज़ों को कंट्रोल करके, जैसे हमने आपको बताया था कि किसी बच्चे को हमको देखना है कि पुरस्कार देने से उसमें सीखने की
क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार है वो भी हमारे हाथ में है, ठीक है, उसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसको हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है, जब हम वातावरण को कंट्रोल करके, ठीक है, कंट्रोल परिस्थितियों में जब हम, ठीक है, जब हम कंट्रोल करके सिचुएशन को और ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा नियंत्रित ऑब्जर्वेशन होता है। और सामूहिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सामूहिक अवलोकन क्या होता है कि जब एक शोधकर्ता के स्थान पर कई शोधकर्ता ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता, मान लीजिए हमने किसी घटना का ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है हम पक्षपात कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को, या हमको जो चीज़ें लग रही हैं वो शायद होना, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो हमको दिख रहा है वो ऐसा होता नहीं है, वास्तविकता कुछ और होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो देखा तो उसके हिसाब से, लेकिन जब यहाँ पर शोधकर्ता कई सारे होते हैं तो यहाँ पर पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है, तो ये इसमें ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये अनियंत्रित परिस्थितियों में भी किया जाता है और नियंत्रित परिस्थितियों में भी किया जाता है। ये सामूहिक ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, ये नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। और यहाँ पर नियंत्रित जो शोधकर्ता होता है उसका स्थिति पर ना वातावरण पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, सहभागी, जो ये अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन का सहभागी होता है, ठीक है, सहभागी, असहभागी एवं अर्ध सहभागी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सहभागी अवलोकन जो आपका सहभागी अवलोकन जो आपका होता है, कि जो आपका ये जनजातीय वाला जो आपका ऐसा ज़्यादा निर्जातिक शोध, ठीक है, या एथनोग्राफिकल शोध होता है, इसमें इसका यूज होता है कि जब कभी भी हमको किसी भी जाति के बारे में रिसर्च करना है, ठीक है, तो उस जाति के बारे में यदि हमको कोई बताएगा तो वो ज़्यादा सही नहीं होगी। जब हम उस जाति के लोगों के साथ रहेंगे और वहाँ उनकी सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, जानकारी लेंगे, तो क्या होगा, हमको ज़्यादा सही जानकारी मिलेगी। तो इसको कहते हैं सहभागी। लेकिन सहभागी में होता क्या है, जो ऑब्जर्वेशन करता होता है, जो निरीक्षण करता होता है, तो उस समूह में जाता है, जिस समूह की उसको जानकारी चाहिए होती है या जिस समाज की उसको जानकारी चाहिए होती है, उस समाज में वो जाता है बाहर से, और वहाँ के लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार बनाता है और उनके साथ रहने भी लगता है कि वो उनके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, दिखावटी व्यवहार नहीं करते हैं। जो इससे क्या हो जाता है, उसको वास्तविक जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो उनके साथ वो कुछ टाइम तक रहता है, उनकी जानकारियों को इकट्ठा करता है, और जो उनके तथ्य होते हैं कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा उनका खान पीन है, किस तरीके से उनकी त्यौहार होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का क्या उनकी बातचीत होती है, तो इस तरीके से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बाद में जब उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाती है तो वहाँ से वो समूह छोड़कर चला जाता है। इसको कहते हैं असहभागी, सॉरी इसको कहते हैं सहभागी, कि शोधकर्ता बाहर से आता है उस समूह में जहाँ की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ वो जानकारी लेता है, और जब उसकी जानकारी इकट्ठी हो जाती है तो वो समूह छोड़कर भाग जाता है। तो जो समूह के लोग होते हैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि उसके ही घर का कोई सदस्य है, ठीक है, अपने जैसा व्यवहार, उसके साथ सारी क्रियाएँ ऐसी करने लगती हैं, स्वाभाविक क्रियाएँ करने लगते हैं जिस तरीके से वो डेली यूज़ में करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन घर में हम लोग की जो बातचीत का तरीका होता है, यदि वो किसी को देखना है तो उसको हमारे घर में आके रहना पड़ेगा ना, तभी तो उसको जानकारी मिलेगी कि हम किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से सोते हैं, किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, तो ये, ठीक है। इसके बाद असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करता, शोधकर्ता बाहर से जाता है, निरीक्षण करता, जो प्रेक्षक होता है, ऑब्जर्वेशन करता होता है, वो बाहर से जाता है और वहाँ के समूह के लोगों से बातचीत कर लेता है और उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो जो उनको पूछनी है। जैसे यहाँ पे उसने रहकर देखा, ठीक है, तो ये सहभागी हो गया, और यहाँ पर क्या होता है कि वो जाता है तो जो जानकारी यहाँ पर चाहिए होती है वही जानकारी वो यहाँ पर भी लेता है, लेकिन वो रहता नहीं है, उनको बस पूछ लेता है कि आपके यहाँ रीति रिवाज कैसे होते हैं, आपके यहाँ शादी ब्याह कैसे होते हैं, मान लीजिए आप खाना कैसे खाते हैं, खाना में क्या खाते हैं, कितनी टाइमिंग आपकी उठने की है, कितनी टाइमिंग सोने की। तो ये ज़्यादा एथनोग्राफिकल आपको रिसर्च बताई थी और जो आपको निर्जातिक शोध बताए थे, ठीक है, जनजातियों के लिए जो होता है तो उनमें इसका विशेष यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका असहभागी, वो रहता नहीं है लेकिन बाहर से जाकर उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, ठीक है। इसके बाद आपका है अर्ध सहभागी, ठीक है। अगला है आपका अर्ध सहभागी। इसमें ना तो वो पूर्ण रूप से सहभागी होता है, ठीक है, कि
मतलब उनके साथ वो रहे, ठीक है, सहभागी पूरा उनके साथ आत्मसात करे। जब इसमें क्या होता है, जब उनके साथ वो आत्मसात करता है तभी तो वो लोग जो समूह के लोग होते हैं उस पर निरीक्षणकर्ता पर विश्वास करते हैं। उसको जो समूह के लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, हमको देख रहा है, हमारी क्रियाओं को देख रहा है। क्योंकि यदि उसको मालूम चल जाएगा, समूह के लोगों को मालूम चल जाएगा, यदि हमको मालूम चल जाएगा कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है, तो हम अपनी क्रियाओं को करने का तरीका बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ना तो वो पूर्ण रूप से सहभागी होता है और ना ही वो बिल्कुल क्या होता है, दूर से आता है, ठीक है, दूर से देखने वाला, ना ही वो दूर से देखने वाला होता है। मतलब कि दोनों, इसीलिए कहते हैं अर्ध सहभागी, मतलब आधा तो वो सहभागी होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। मतलब किसी, मान लीजिए कोई उनके यहाँ फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन है तो वहाँ पे जाकर वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है। कुछ क्रियाएं उनकी होती हैं तो उनमें जाकर वो कभी कभी भाग ले लेता है, तो पता चल जाता है कि जान इनके यहाँ किस तरीके से कौन से काम होते हैं। लेकिन मतलब कि आधा आधा होता है। जो चीज़ें उसको वहाँ पे जाने से, उनके साथ पार्टिसिपेट होने से ही मालूम चलेंगी, तो वो आधा उनमें भाग भी ले लेता है। और जो चीज़ें उसको दूर से देखने से, ऑब्जर्वेशन करने से मालूम चल जाएगी, तो वो चीज़ें वहाँ से इकट्ठी कर लेता है। मतलब जो चीज़ें यहाँ सही है तो यहाँ से, जो चीज़ें यहाँ से सही है तो यहाँ से, तो इस तरीके से आधा आधा होता है। वो न पूर्ण रूप से सहभागी होता है और न पूर्ण रूप से असहभागी होता है, आधा आधा होता है कि जो दूर से भी ऑब्जर्वेशन कर लेता है और जो चीज़ें उसे मालूम है कि उसके पास जाने से ही मिलेंगी, तो वहाँ पे जाने से के बाद इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि शोधकर्ता पहले जब जाता है तो लोगों का उसको विश्वास जीतना पड़ता है कि क्योंकि वहाँ के लोग उसके साथ नॉर्मल क्रियाएँ करने लगे इसके लिए, ठीक है। असहभागी में क्या होता है, इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इसमें क्या, इसमें सबसे ज़्यादा कम लगता है। बाहर से जाओ और किसी का ऑब्जर्वेशन कर लो, पूछ लो, इसमें सबसे ज़्यादा कम टाइम, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें बीच का, ठीक है। कभी कभी वो उनके साथ जाता भी, क्रियाएं भी करता है और कभी कभी दूर से ही ऑब्जर्वेशन कर लेता है जो इसको जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन, हो गया। इसके बाद है आपका इंटरव्यू, ठीक है। साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या होता है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू कहते हैं जिसको, साक्षात्कार। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम होगा इंटरव्यू क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट में इंटरव्यू सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जब कभी भी हम कोई भी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और हमको जॉब मिलती है तो हमारा इंटरव्यू होता ही होता है, ठीक है। ये प्रश्नावली का मिला जुला भाग होता है। प्रश्नावली में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, प्रश्नावली में देखा था एक इस टाइप की क्वेश्चनायर होती है, यहाँ क्वेश्चन होता है और ये दे दिया जाता है जिससे हमको जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो आंसर यहाँ पे लिख के दे देता है, तो हमको हमारी क्या हो जाती है, जानकारी हमको मिल जाती है, जो भी सूचनाएं हमको चाहिए होती हैं मिल जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चनायर के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो इनके पास होते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर बातचीत होती है, ठीक है। आमने सामने बैठकर, जैसे मान लीजिए जो आपके जानकारी लेने वाले होते हैं वो बैठे होते हैं सामने, और जो जानकारी देने वाला होता है वो भी सामने होते हैं, हमसे ठीक फेस टू फेस बातचीत होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बोलने का, उठने बैठने का, बातचीत करने का सारा तरीका हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केवल वो व्यक्ति किस तरीके से बोलता है, उसको वास्तविकता में नॉलेज है कि नहीं है, तो इसमें क्वेश्चनायर में ये सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की, इंटरव्यू की एक कमी भी हम लोग कह सकते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या करता पाता है, उतना दिखा नहीं पाता है। इंटरव्यू में वो घबरा जाता है, उस तरीके के क्वेश्चन नहीं दे पाता है, तो ये इसकी कमियाँ भी मानी जाती हैं। लेकिन इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्यों, इसके माध्यम से जो भी जानकारी इकट्ठी करते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य होती है। यहाँ पे जब हम व्यक्ति से स्वयं मिलकर जानकारी ले रहे हैं तो वो तो सही होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आखिर इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार।
ठीक है। तो आमने सामने की बातचीत को ही क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। और इसमें जो साक्षात्कार लेने वाला होता है वो कैसा होता है, विशेषज्ञ होता है। जो लोग साक्षात्कार लेते हैं, जो लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो कैसे होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें एक डेफिनेशन लिख लीजिए डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिटेल में इनको और पढ़ लीजिएगा तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो प्रेजेंट में हमारा चलता ही है, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि साक्षात्कार होता क्या है। ठीक है, साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली है। ठीक है, मौखिक प्रश्नावली इसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर, ठीक है, लिखने के स्थान पर विषयी मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली में क्या होता है, हमारे पास एक क्वेश्चनायर होता है, उसमें प्रश्न दिए रहते हैं तो हम दे देते हैं जिससे हमको नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, और उसके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे हमको लिख के आंसर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको मौखिक रूप से, तो हम जिससे आंसर ले रहे हैं उसके सारी चीज़ों का, उसके व्यवहार का भी पता चल जाता है कि वो आंसर को कितने अच्छे से हमको बता पा रहा है या समझा पा रहा है, उसको कितनी अच्छे से उसकी नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में। इसका एक इसकी और लिख लीजिए। ठीक है, मैं कहीं के अनुसार ऐसे लिख दीजिए, इसमें आमने सामने का आदान प्रदान होता है तथा साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार विश्वास की सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैकोवी के अनुसार। ठीक है, मैकोवी के अनुसार है ये डेफिनेशन, लिख नहीं रही हूँ, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, इसमें आमने सामने बातों का आदान प्रदान होता है तथा साक्षात्कार लेने वाला दूसरे व्यक्तियों से विचार या विश्वास की सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगी। और इसकी विशेषताएं क्या होगी, यह विधि कैसी होती है, थोड़ा लचीली होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, हमको कहाँ साक्षात्कार लेना है, कहाँ इंटरव्यू लेना है, तो इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो सूचनाएं होती हैं उनको सत्यापन कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्वयं ले रहे हैं। ठीक है, तो सत्यापन तो हो ही जाएगा। और जब साक्षात्कार सामने होता है, साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति सामने होता है और लेने वाला भी सामने होता है, तो यहाँ पर पूर्णतः शत बात होती है। ठीक है, पूरी जो जानकारी हो जाती है बिल्कुल शत होती है। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू था। इसके बाद आपकी जो है प्रक्षेपी विधि है, क्या है, प्रक्षेपी तकनीकें कौन सी होती है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इंटरव्यू समझ में आ गया क्या होता है। अब इसके सारे हम क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे तो चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर केवल मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद इसका क्वेश्चन का वीडियो बनेगा, उसको देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको करंट के मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, प्रक्षेपी विधि। ठीक है, प्रक्षेपी विधियाँ, प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, मेथड्स। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या होता है, प्रक्षेपी तकनीकी या विधियां क्या होती हैं, इसके माध्यम से जब कभी भी व्यक्ति के अंदर जो कुछ इच्छाएं, जो कुछ उसकी अभिवृत्तियां दबी हुई होती हैं, तो उस व्यक्ति के सामने एक ऐसा उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है, एक ऐसा उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है जिसके माध्यम से उसकी दबी हुई इच्छाएं निकलकर सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी जैसे मान लीजिए हमने किसी को भी देखकर कोई ऐसा उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं अचानक से आपसे सवाल पूछूं कि जब आप बहुत घने जंगल में होंगे तो आपको क्या, एकदम से कोई जानवर आपके सामने आ जाएगा तो क्या आएगा, तो एकदम से आपके दिमाग में क्या आता है,
ठीक है। तो ये क्या एकदम से वो चीज़ें आपके अचेतन मन में रहती हैं। आप अभी जब 3rd यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें इड ईगो सुपर ईगो पढ़ेंगे, ठीक है। चेतन अर्धचेतन ये जो आपके मन होते हैं ये पढ़ेंगे। कुछ हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, कुछ हमारे अंदर जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो अचेतन मन में रहती हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी निकल कर सामने नहीं आती हैं। तो जो प्रक्षेपण तकनीकी के द्वारा हम ऐसे उत्तेजकों को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से हमको क्या पता चल जाता है कि उसके मन में कौन कौन सी मनोवृत्तियाँ या उसकी भावना दबी हुई हैं, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं कि परीक्षार्थी के सामने जिसका हम टेक्स्ट ले रहे हैं, जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, प्रक्षेपण कर रहे हैं, तो उसके सामने हम ऐसी उत्तेजक वस्तु या परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं जिसमें वह अपने विचार, भावना, मनोवृत्ति, अनुभूति एवं संवेगों को दूसरों में देखता है तथा अपने अचेतन मन में एकत्र की हुई बातों को सबके सामने प्रस्तुत करता है। अचेतन में जो उसकी मन होती हैं, बातें होती हैं, उसको एकदम से क्या करता है, व्यक्त कर देता है, जिससे उसके अचेतन मन की बातों का हमको पता चल जाता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति स्वयं भी अनुभव होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन के अनुसार मतलब सीधा सा यही है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के सामने एक ऐसा उत्तेजक प्रस्तुत करते हैं जो जिसके माध्यम से हमको उसके अंदर जो बातें होती हैं उनका भी पता चल जाता है, ठीक है, जिनको व्यक्ति खुद नहीं जानता है, कभी कभी उसको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर सकता है, क्या वो चाहता है, ठीक है, तो उसका भी पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है। प्रक्षेपण इसी को प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। प्रक्षेपण परीक्षण का तात्पर्य प्रक्षेपण परीक्षण का तात्पर्य उस विधि से है ठीक है, उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थी के समक्ष परीक्षार्थी, ठीक है। तो आपको प्रक्षेपी विधियों की ये आपको डेफिनेशन लिखिए। प्रक्षेपण परीक्षण का तात्पर्य उस विधि से होता है जिसमें परीक्षार्थी के समक्ष ऐसे उत्तेजक या परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरणों तथा व्याख्याओं को आरोपित करने का अवसर प्राप्त करता है। मतलब कि उसके सामने एक ऐसा उत्तेजक हम प्रस्तुत कर देते हैं। उत्तेजक से मतलब है कि मान लीजिए उसको हम एकदम से कोई लाइन दिखा दें, शेर दिखा दें, फिर उससे कहें कि आप बताइए आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए इस लाइन को देख के, ठीक है। मान लीजिए एकदम से कुछ और भी कोई उत्तेजक ऐसा प्रस्तुत कर दें, जैसे कोई साइको है, इसके चक्कर में ये जो जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए हम इस तरीके के परीक्षण करते हैं कि आखिर में उनको प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सैड रहते हैं लेकिन उनका मालूम नहीं चलता कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो उनके लिए ज़्यादातर इस तरीके के परीक्षण किए जाते हैं, उनकी वास्तविकता जानने के लिए, उनके मन में जो उनकी इच्छाएँ दबी हुई हैं जिनको वो नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि वो चाहते क्या हैं। कभी कभी हमको खुद नहीं पता होता कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं और हमको करना क्या है, तो इस तरीके के परीक्षण तब किए जाते हैं, ठीक है। एक और है हेनरी मुरे, जब कल्पना को उभारना, एकल प्रतिमाओं, अंतरक्रिया, ठीक है, कल्पना को उभारना, एकल प्रतिमाओं, अंतरक्रिया के प्रति मनोभावों, नाटकीय सहज भावों को दर्शाना तथा उन्हें स्पष्ट करना होता है। मतलब कि किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को हम लेते हैं, उसके सामने हम कोई ऐसा नाटक करते हैं जिसके माध्यम से उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं मालूम चल जाती हैं, ठीक है। तो उत्तेजक प्रस्तुत करने के माध्यम से अब इसकी जो विधियाँ हैं, ये कई विधियाँ होती हैं, ठीक है, तो इनकी हम लिख लेते हैं। ये आपकी 5 प्रकार की विधियाँ बताई हैं, तो ये सब लोगों को समझ में आ गया। प्रेक्षण एक ये विधि होती है, ज़्यादातर जो प्रक्षेपीय विधि का यूज करते हैं अब इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड का यूज ज़्यादातर नहीं होता है। पहली होती है आपकी साहचर्यात्मक प्रविधियाँ, साहचर्यात्मक, ठीक है। दूसरा है रचना प्रविधियाँ,
साहचर्यात्मक प्रविधियाँ, ठीक है। चौथा है भावबोधक प्रविधियाँ, अलग अलग आपके टेस्ट तरीके से किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। और भूमिका निर्वाहन प्रविधियाँ, ठीक है, ठीक है, भूमिका निर्वाहन प्रविधियाँ, ठीक है। तो जो आपकी साहचर्यात्मक प्रविधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएशन टेक्निक्स, ठीक है, ठीक है, एसोसिएशन टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम कोई ऐसा उत्तेजक आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उसको देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, आपके मन में किस तरीके के विचार थे और आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं उद्दीपक को देखकर या उत्तेजक को देखकर, ठीक है। उद्दीपक हमने आपको बताया था क्या होता है, उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक को देखकर। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि जब कभी भी कोई उद्दीपक को हम देखकर कोई रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो आपके बनाए गए थे ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जो इसका जो बनाया गया था ये फ्रायड ने बनाया था, ठीक है, इसका निर्माण, इस विधि का निर्माण फ्रायड ने किया था, इसका श्रेय फ्रायड को जाता है। जैसे जब कभी भी हम किसी भी उद्दीपक को देखकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, साहचर्यात्मक विधि। जैसे इसी में आपका हरमन रोड्सा का जो था, हरमन रोड्सा का टेस्ट था, ठीक है, इसमें आपके हरमन रोड्सा का एक इसमें टेस्ट दिया गया था, परीक्षण था, जो 1921 में दिया था। ये उसके क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो शायद नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें उनके 10 कार्ड थे, इसमें 5 काले थे इसमें से, और 5 काले एवं सफ़ेद कलर के थे, ठीक है, 5 काले एवं सफ़ेद कलर के थे, यही तो था, ठीक है। 10 काले जिसमें से 5 काले, सफ़ेद तथा 5 विभिन्न रंगों में थे, ठीक है, विभिन्न रंगों में, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि हरमन रोड्सा के में कितने कार्ड थे, तो 10 कार्ड थे, और उसमें से कैसे रंग के थे, तो जो 5 कार्ड थे वो काले एवं सफ़ेद थे, एवं जो 5 कार्ड थे वो विभिन्न कलर के थे। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम से नहीं आया है। तो इसका यूज ये कब करते थे, ये यूज करते थे कि इन्होंने पहली कार्ड को दिखाया, ठीक है, पहले कार्ड को दिखाया, उसमें कुछ आकृति बनी हुई थी, उसको देखकर व्यक्ति क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, वह अपनी प्रतिक्रिया देता है, और उस प्रतिक्रिया को क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कभी कभी इनका रोड्सा का इंक ब्लॉक टेस्ट भी था, ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट जिसमें इस तरीके से होता था, इसमें स्याही के धब्बे होते थे, ठीक है, स्याही के धब्बे बने होते थे इस तरीके से। अब ये पूछा जाता था किसी व्यक्ति से, आपको इसमें क्या आकृति दिख रही है, क्या दिख रहा है, इसमें कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो ये हमारे मन के विचार के अकॉर्डिंग होता था। किसी व्यक्ति को पशु दिख रहा है, किसी को मान लीजिए कोई चित्र दिख रहा है, तो इस तरीके से ये हमारे मन के विचार होते थे, ठीक है। इनको व्यक्त करने के बाद फिर यहाँ पे हम इनको रिकॉर्ड कर लेते थे, मतलब कि लिख लेते थे, और इनके आधार पर रिजल्ट निकाल लेते थे कि व्यक्ति क्या सोचता है। जैसे कभी कभी आप बात को में देखेंगे, ठीक है, चांद में किसी को कुछ दिखाई देता है, जब चांद को हम लोग देखते हैं तो कोई कहता है उसमें कुछ दिख रहा है, किसी को कोई आकृति बनी दिख जाती है, तो ये हमारी क्या होती है, मन के विचार होते हैं। इसमें केवल ये हमारे मन के विचार होते हैं कि हमारे मन में किसी भी चीज़ को देखकर क्या मन में विचार उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूँ, जो आप लोग घरों में, आप सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब घर में कभी आप लोग देखते होंगे भजिया बनती है या कोई पकौड़ी बेसन की बनाई जाती हैं, तो उसमें एक आकृतियाँ सी बन के आती हैं, जैसे कोई छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई, तो उसे कहते हैं ये चिड़िया लग रही है या ये लग रहा है, तो ये हमारे मन के विचार होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमारे मन में क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद होगा आपका रचना विधि, ठीक है। तो रचना विधि इसको कहते हैं आपका कंस्ट्रक्ट टेक्निक, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, मतलब कि किसी भी चीज़ को देखकर हम कितना अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है, एक पिक्चर दे दी जाती है आपके सामने, उस पिक्चर में चिड़िया बनी हुई है, आदमी बना हुआ है, औरत मतलब कुछ भी इस तरीके से बना हुआ होता है, तो उस
चित्र को देखकर हमको बताने के लिए कहा जाता है कि इस चित्र में क्या हो रहा है, जो औरत है या जो आदमी है वो क्या सोच रहा है, ठीक है, आगे क्या होगा, इसमें कौन सी घटना घट रही। तो इस तरीके के जो भी इस पिक्चर को देखकर हमारे मन में मनोभाव आते हैं, उनको मतलब कि जो व्यक्ति है वो इस समय क्या कर रहा है, ठीक है, उसके मन में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो घटना है वो क्या है, कहानी का अंत क्या होगा, घटना कौन सी घटना घट रही है, क्या कर, तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल, ठीक है, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं तो उनको लिख दिया जाता है। इसी को TAT टेस्ट, जो आपका कथा प्रसंग परीक्षा है, इसी के अंतर्गत आ जाता है TAT टेस्ट, इसमें आपका होता है TAT, ठीक है। TAT टेस्ट आ जाता है। चित्र रचना परीक्षण, मतलब कोई चित्र, इसी को कहते हैं, कोई विधि होगी, ठीक है। इसके बाद है आपका पूर्वात्मक प्रविधियाँ, ठीक है। पूर्वात्मक प्रविधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। अगला आपका होता है पूर्वात्मक प्रविधियाँ, कॉम्प्लीशन, ठीक है, टेक्निक्स। मतलब इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के सामने अपूर्ण स्थिति या अपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसको उस व्यक्ति को पूरा करना होता है। जिस तरीके से आपने रीजनिंग में देखा होगा, रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग पढ़ी होगी तो देखा होगा, या तो अपूर्ण स्थिति, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, या मान लीजिए एक इस तरीके से चित्र बना दिया इस तरीके से, तो अब इसमें बताइए, या बना दिया, अब इसमें आंखें बना दी, माउथ बना दिया, नोज नहीं बनाई, तो इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं है। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे, वो आते हैं कि इनको खाली रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है, कौन कौन सी इसमें कमी है, कमियों को निकालिए। तो इसमें आपकी अपूर्ण स्थिति जिसको पूरा करना होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे मनोभावों और संवेगों का पता चल जाता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, वो क्या हैं, ठीक है। इसके बाद भावबोधक प्रविधियाँ, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, ठीक है। भावबोधात्मक प्रविधियाँ क्या होती हैं, ये प्रविधियाँ जो होती हैं आपकी रचनात्मक, जो हमने आपको बताया था कि जो रचनात्मक टेक्निक्स होती है इसी से मिलती जुलती हुई होती है। रचनात्मक टेक्निक्स क्या होती है, वहाँ पर या तो हम रचनात्मक टेक्निक में किसी भी व्यक्ति के सामने कोई पिक्चर दिखाते हैं, फिर पूछते हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसमें जो व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है, अंत में जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ठीक है। या किसी बच्चे को एक बताते हैं, कोई घटना बता देते हैं कि इस घटना का चित्र बनाइए, तो वो अपने अकॉर्डिंग चित्र बनाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उस चित्र के अकॉर्डिंग वो क्या प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है, ये देखा जाता है। इस रचनात्मक प्रविधि में होता था उसके चित्र पर ध्यान दिया जाता था कि वो चित्र जो उसने बनाया है कैसा बनाया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चित्र के ऊपर तो ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन रचना के ढंग पर अलग बल दिया जाता है कि जो वो क्रियाएं करता है वो किस तरीके से, जैसे इसके अंतर्गत आपकी खेल विधि, वो जो खेल खेल रहा है वो किस तरीके से खेल रहा है, ठीक है। रेखांकन विधि, किसी बच्चे को हमने रेखा खींचने के लिए दी तो ऐसी खींच रहा है, ऐसा खींच रहा है, या ऐसी खींच रहा है, किस तरीके से खींच रहा है, ठीक है। चित्र लेखन विधि, कोई चित्र के लिए लेखन किस तरीके से कर रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। हस्तलेखन विधि, राइटिंग जो होती है इस तरीके से लिखता है, किसी की लाइन सीधी जाती है, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे भरती है, तो इस तरीके से अक्षर किस तरीके से, इन पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है भूमिका या निर्वाहन विधि। तो ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रोल प्ले टेक्निक, ठीक है। जो आपकी आखिरी बची हुई है भूमिका या निर्वाहन विधि, ठीक है, भूमिका निर्वाहन विधि। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आपको किरदार निभाना होता है, किसी भी व्यक्ति का रोल प्ले करना होता है, रोल प्ले टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके माध्यम से जो हमारे अंदर की जो कुंठाएं होती हैं या दमित इच्छाएं होती हैं, ठीक है, इसके माध्यम से वो चीज़ें बाहर निकल कर आ जाती हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं तो उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हमारे अंदर की भी जो इच्छाएं होती हैं, जो दमित भावनाएं होती हैं, वो अभिनय के रूप में बाहर निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्निक्स विधियाँ क्या होती हैं। तो आगे की अब हमारा यूनिट जो 6 है का पार्ट बी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल से हमारा पार्ट सी शुरू होगा, ठीक है।